नमस्कार, मैं आपका अपना प्रदीप सर हार्दिक स्वागत करता हूं अपने द एक्सीलेंस क्लासेस यूट्यूब पे। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं जिसमें हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदी के बारे में सीखा। आज हम थोड़ा सा उसी के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ यानी कि उसी के आगे पढ़ने वाले हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को दोस्तों आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए, इस चैनल पर मेरे द्वारा हिंदी में क्या पढ़ाया जाएगा देखिए आप। जैसे कि मैं जानता हूं कि पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हिंदी को दो भागों में बांटा गया, एक हिंदी भाषा के तौर पे, एक हिंदी विषय के तौर पे। अब मैं केवल और केवल इस हिंदी को विषय के माध्यम से लेके चलता हूं और इस विषय के माध्यम से मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैं आप लोगों की इस हिंदी को 3 टुकड़ों में पढ़ाने वाला हूं। 3 टुकड़ों में। एक होता है आपका हिंदी व्याकरण, एक होता है दोस्तों आप लोगों का हिंदी साहित्य, यानी कि मैं कह सकता हूं हिंदी भाषा, हिंदी भाषा का इतिहास या फिर भाषा विज्ञान जिसे हम कहते हैं। और आज हम ये पढ़ने वाले, और एक तीसरा होता है हमारा हिंदी साहित्य, ठीक है। आज हम ये 3 चीज पढ़ेंगे। 3 चीज का मतलब पढ़ेंगे नहीं, आज मैं समझा देता हूं कि हिंदी विषय के तौर पे इस हिंदी को 3 भागों में बांटा गया, मैं बांट रहा हूं। एक हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में, एक पढ़ेंगे हम हिंदी भाषा का इतिहास, एक बार हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य को, ठीक। इस यहां पर हिंदी को आपको 2 पैटर्न में पढ़ाया जाता है, याद रखिएगा। मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, एक पढ़ाऊंगा NCERT के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो आयोग मान के चलता है, और दूसरा हिंदी पढ़ेंगे आप आचार्य गुरु कामता प्रसाद जी के अनुसार, आयोग के अकॉर्डिंग। और ये गुरु कामता प्रसाद कौन है आपको बता देता हूं। इस हिंदी व्याकरण के जनक करता है गुरु कामता प्रसाद, जिन्होंने सन 1912 में सर्वप्रथम हिंदी व्याकरण की स्टार्टिंग कर चुके थे, ठीक है दोस्त। देखें, हिंदी व्याकरण, बात कर रहा हूं हिंदी के व्याकरण की, ठीक। व्याकरण में हम शुद्ध वर्तनियां और त्रुटियां पढ़ते हैं, याद रखिएगा। क्या पढ़ते हैं? त्रुटियां पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप ये देखें कि व्याकरण में पूछेगा कि उपसर्गों की संख्या कितनी है। तो पहली चीज याद रखना, इसका अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो ऐसा होगा, वि धन आ धन कर्ण, वि धन आ धन कर्ण। ये वी और आ आपके क्या है? 2 उपसर्ग लगे हुए हैं। इसमें क्या लगे हैं दोस्तों? उपसर्ग लगे हैं। कर्ण क्या है आपका? ये मूल शब्द। उपसर्ग बता देता हूं। उपसर्ग जो है उन शब्दांशों को कहते हैं जो किसी शब्द के आगे जाके लगते हैं, वो होते हैं उपसर्ग, ठीक। मूल शब्द वो होते हैं जिनका हम खंडन नहीं कर सकते, जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते, जिनमें किसी भी प्रकार का उपसर्ग, किसी भी प्रकार का प्रत्यय नहीं लगा होता, उसे कहते हैं मूल शब्द। तो यहां से क्या पूछेगा कि व्याकरण शब्द में मूल शब्द क्या है? करण, ठीक। व्याकरण शब्द में उपसर्गों की संख्या कितनी है? 2। कौन कौन से? वी धन आ। क्लियर है? एक हो गया उपसर्ग वी और एक हो गया उपसर्ग आ। विद क्लियर गाइस? दूसरी चीज, अब इस व्याकरण शब्द के बाद अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, कुछ चीजें बताता हूं इसके बारे में। पहली चीज, कोई मुझे बताएगा वर्ण, अक्षर, शब्द, पद, वाक्य, उपवाक्य, इनमें अंतर बताओ। पहला फोकस जो रहना चाहिए वो इन तीनों पर रहना चाहिए। चलिए ये देखेंगे कि वर्ण,
अक्षर शब्द किसे कहते हैं? अगर मैं यहां पर आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं दोस्त, शायद अगर आप लोग ऑफलाइन होते ना तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी इसका जवाब दे पाएगा। बहुत से हैं दे भी देंगे, कुछ लोग हैं नहीं दे पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट यहां देखें आप, कमल, ये पूरा की पूरा जो है ये है क्या? एक शब्द। आई होप समझ गए होंगे सभी लोग। क, म और ल ये क्या है? आपके अक्षर। क्या है? आपके अक्षर। अक्षर हमेशा 100% पूरा होता है। क्या होता है? अक्षर हमेशा पूरा होता है। जैसे कि अगर मैं यहां पर ये लिख देता हूं कंबल, पूछेगा कि कंबल में अक्षरों की संख्या कितनी है, तो याद रखना अक्षर हमेशा पूरा होता है। तो क, ब और ल, इसमें अक्षर केवल और केवल 3 है। अगर वर्ण की बात करी जाए तो अक्षर का खंडन कर सकते हैं आप, अक्षर का खंडन कर सकते हैं, लेकिन वर्ण का खंडन नहीं कर सकते आप। देखें, अगर मैं इसका खंडन करूं, ये लीजिए, हलंत का मतलब है कि ये अपने आप में आधे हैं और ये हैं पूरे। ये होते हैं हमारे व्यंजन, और जिन पे हलंत नहीं लगता वो होते हैं हमारे स्वर। और व्यंजनों को हमेशा किसके थ्रू? स्वरों के थ्रू बोला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये बन गए आपके क्या? अक्षर, सॉरी वर्ण। ये बन गए आपके वर्ण। आई होप कि बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर मैं कंबल शब्द का खंडन करूं, क, अ, फिर म, फिर ब, फिर अ, फिर ल और फिर अ, ये हो गया खंडन। तो कंबल क्या है? अपने आप में एक शब्द है। क, ब, ल एक अक्षर है, और ये सारे के सारे क्या हैं? वर्ण। बहुत बेहतरीन जानकारी देने वाला हूं दोस्तों मैं आपको आज, कि अगर पूछा जाए कि कंबल में और कमल में वर्णों की संख्या कितनी है, तो कभी भी वर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप उस शब्द का खंडन करेंगे। जैसे ही मैंने इसका खंडन करा तो ये आपके वर्ण बन गए, हाँ या ना? तो जैसे ये वर्ण बन गए हैं तो आप देखें 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 वर्ण, वर्णों की संख्या इसमें 6 नहीं, वर्णों की संख्या इसमें केवल और केवल दोस्तों 5। कितनी है? केवल और केवल 5। ठीक, देखें 1 2 3 4 5 6, ये है तो 6, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं होता क्या। अगर वर्ण की संख्या पूछेगा तो जब भी आप किसी शब्द का खंडन करेंगे तो खंडन करने पर जो भी अगर अंतिम वर्ण अगर छोटा अ होगा तो उस अ को वर्णों की संख्या के तौर पे कभी गिना नहीं जाएगा। क्लियर है? वर्णों की संख्या के तौर पर उसे कभी भी गिना नहीं जाएगा। तो इसमें वर्णों की संख्या 1 2 3 4 5, इसे मत गिनना। क्लियर है दोस्त? इसमें अगर पूछेगा तो 1 2 3 4 5 6, इसमें वर्णों की संख्या कितनी है? 6। अगर अंतिम वर्ण छोटा अ होगा तो उसे वर्णों की संख्या के तौर पे आप कभी नहीं गिनेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं, देखें आप 1 2 3 4 5, कहने का मतलब यही है मेरा कि अगर वर्णों की संख्या पूछेगा और अगर अंत में छोटा अ होगा तो उसे वर्णों की संख्या के तौर पे मत गिनना। अगर अ के अलावा कोई भी दूसरा वर्ण होगा उसे गिन लेना। अगर मैं यहाँ कमला कर देता तो यहाँ पर मैं बड़ा आ कर देता तो इसमें वर्णों की संख्या कितनी हो जाती दोस्तों? 6 हो जाती। क्लियर है? अब बात करेंगे पद, वाक्य और उपवाक्य की। मैंने यहां पर केवल और केवल एक शब्द लिखा है, अब मैं इसे कहता हूं शब्द। लेकिन जैसे ही मैं अगर लिखता हूं एक शब्द के साथ दूसरा शब्द और ऐड कर देता हूं, कमल एक फूल है,
इस कमल के साथ मैंने एक और शब्द ऐड कर दिया, इसके साथ मैंने एक और शब्द ऐड कर दिया। अब जब ये सिंगल लिखा हुआ था तब मैं इसे कहता था शब्द, लेकिन जैसे ही एक शब्द के साथ जब दूसरा शब्द जुड़ जाता है ना दोस्तों, तब उन्हें शब्द नहीं, तब उन्हें हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अब कई पदों को मिला करके क्या बन गया? मेरा एक वाक्य बन गया। जैसे ही मैं इसके साथ मैंने लिखा कमल एक फूल है और वह कीचड़ में खिलता है, कीचड़ में खिलता है, ये लिखा। अब जैसे ही जब ये अकेला लिखा हुआ था तब ये कहला रहा था वाक्य। जब इसके साथ मैंने एक और वाक्य को जोड़ दिया ना दोस्तों, तो अब ये भी मेरा उपवाक्य कहलाएगा और ये भी मेरा एक उपवाक्य कहलाएगा। समझ आया? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब जैसे कि आप लोगों को ये पता चल गया, अब थोड़ा कुछ और बताता हूं। बेसिक पॉइंट्स। नंबर पहला, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई किसे कहते हैं? तो याद रखना वो होता है आपका ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कहलाती है ध्वनि, और जबकि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कहलाती है दोस्तों आपकी, क्या कहलाती है? आपकी वर्ण। ये लीजिए, अगर पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? तो आपकी वर्ण। क्लियर है? लेकिन यहां पर स्टार लगा रहा हूं। अगर आपसे केवल ये और ये ना पूछा जाए, ये पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी अरे यार क्या गलत हो गया, छोटी इकाई कौन सी है? तो याद रखना वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। अब इसमें जब मौखिक पूछेगा तो ध्वनि, और लिखित पूछेगा तो वर्ण, और जब मौखिक और लिखित जब कोई भी नहीं होगा तो क्या बन जाएगा? आपका वर्ण। दूसरी चीज, अर्थ के आधार पर यानी अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो याद रखना शब्द। क्योंकि अर्थ हमेशा किसका प्रकट होता है? शब्द का होता है, ना कि किसी वर्ण का। अगर पूछा जाए भाव या भावार्थ पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वाक्य होती है। वाक्य होती है, याद रखना। क्यों? क्योंकि वाक्य का कभी भी अर्थ प्रकट नहीं होता, वाक्य का हमेशा भाव या भावार्थ निकलता है। एक और चीज, इसके अलावा एक चीज और बता देता हूं। अगर आपसे पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी सूक्ष्म इकाई किसे कहते हैं? तो सूक्ष्म इकाई कहते हैं हम दोस्तों स्वनिम को। किसे कहते हैं? स्वनिम। अब ये कौन सी आ गई सूक्ष्म इकाई? ये ध्वनि से भी छोटी होती है। मैंने बोला अ, ई, उ, ये क्या है? ये एक प्रकार का साउंड निकल रहा है। ये क्या निकलता है? साउंड, ध्वनि निकल रही है। तो ये मौखिक रूप से क्या हो गई? ध्वनि। मैंने आवाज है, मैंने जैसे ही अ को लिख दूंगा तो क्या बन जाएगा? मेरा वर्ण बन जाएगा। मैंने क, ये मौखिक रूप से ध्वनि हो गई, मैं लिख दूंगा तो क्या बन जाएगा? वर्ण बन जाएगा। लेकिन जब आप किसी भी ध्वनि का उच्चारण करते हैं, किसी भी ध्वनि को उच्चारित करते हैं, तो उच्चारित करने के दौरान आपके मुख से जो ऊष्मा, जो वायु हल्की सी बाहर निकलती है, उसी वायु को कहते हैं स्वनिम। मैंने बोला अ, हल्की सी हवा टच हुई, वही हवा कहलाती है स्वनिम। व्याकरण। व्याकरण के कितने अंग होते हैं दोस्तों? तो याद रखना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होते हैं 3। एनसीईआरटी
आयोग अगर आपसे पूछेगा कि भैया जी व्याकरण के अंग कितने हैं, तो याद रखना 3। कौन कौन से? एक होता है आपका वर्ण विचार, एक होता है आपका शब्द विचार, और एक होता है आपका वाक्य विचार। क्लियर है? ये है व्याकरण के 3 अंग, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। लेकिन अगर पूछा जाए कामता प्रसाद के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए तो 5 होते हैं। कौन कौन से ऐड हो जाते हैं? एक हो जाता है आपका ध्वनि विचार, और एक ऐड हो जाता है आपका काव्य शास्त्र। क्लियर है? ये 1 2 3 4 5 किसके अकॉर्डिंग? कामता प्रसाद। अगर पूछा जाएगा कि भैया कामता प्रसाद के अनुसार व्याकरण के अंग कितने हैं, तो 5। अगर केवल ये पूछा जाए कि व्याकरण के अंग कितने हैं, तो केवल 3। बात खत्म। 1 2 3। ठीक, तो आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, आगे का जो पैटर्न है वो पढ़ेंगे वर्णमाला नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अगर आपको जुड़ना है मेरे साथ और मेरे सभी साथियों के साथ। थैंक यू।